अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? मेरा नाम अलीशान है और मेरा जो एक्सपीरियंस है आईटी की फ़ील्ड में वो तकरीबन 20 साल का है। और आईएसपी साइड पे मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और नेटवर्क किस तरह से न्यूली डिज़ाइन किया जाता है और आईएसपी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से हमें उस बिल्ड करते हैं, उसे डिप्लॉयमेंट किस तरह से करते हैं, वो सारी मैं मैनेज करता हूँ, इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है opussolution.net। यहाँ पर आप आएँ, इसे विज़िट करें। हमारा ऑफिशियल फ़ोन नंबर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। और इधर आप जब आएँ तो आईटी ट्रेनिंग्स में हम अपने जो यूज़र जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें ऑनलाइन प्लस फ़िज़िकल दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। फ़िज़िकल भी हमारे पास अवेलेबल है और हम ऑनलाइन भी ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड, हम नेटवर्क कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं। आईटी सर्विसेज में अगर आएँ तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी है हमारे पास। नेटवर्क इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं, तो इधर आप आकर इसकी डिटेल और मज़ीद मालूमात आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारी कंपनी के बारे में अबाउट अस में आके आप यहाँ से मज़ीद मालूमात जान सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, ट्यूटोरियल है, बेसिकली वो हमारा है जीपोन पे। और ये जो हमारा पूरा कोर्स चलेगा, जिसका आज फ़र्स्ट लेक्चर है, बेसिकली ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर वीसोल की ओएलटी पर है। और इसका एक बूट कैंप है हमारा, जिसमें हम अपनी वीसोल की ओएलटी के बारे में सीखेंगे, जिसमें ईपोन और जीपोन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको किस तरह से हम माइक्रोटिक के साथ या जो अपने अपने एंड पे राउटर्स यूज़ किए हुए हैं, सिस्को का, हुआवे का, या कोई आपने अगर अपने इन्वायरमेंट में कोई भी राउटर यूज़ किया हुआ है, उसके साथ किस तरह से हम इसे लगाते हैं अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में, वो देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ। Access network is a type of telecommunication network which connects subscriber to particular service provider and through the carrier network. इन सिंपल वर्ड्स आपको ये बताता चलूँ कि एक्सेस नेटवर्क सिंपली जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ब्रॉडबैंड के यूज़र्स होते हैं, इनको एक नेटवर्क के थ्रू, एक कैरियर के थ्रू आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइडर एच पे जो राउटर लगा होता है, उस तक क्लाइंट्स को कनेक्ट करवाया जाता है। ठीक है। और जितने भी आपके ब्रॉडबैंड के, डीएसएल के, एक्सडीएसएल के या ईपोन जीपोन जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, उनको इस कैरियर के थ्रू जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो कैरियर होता है एक तरह का, उसके थ्रू जो आईएसपी साइड का मेन कोर राउटर है, उससे कनेक्ट करवाया जाता है। और इस तरह से आप अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें आप हमारा जीपोन का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ईपोन का आ जाता है। नॉर्मली ईथरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा होता है, जिसमें हम एक्सेस टाइप में नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक्सेस टाइप क्या है इसकी। सम टाइप्स ऑफ एक्सेस नेटवर्क। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ईथरनेट का। ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमनली इंस्टॉल्ड वायर्ड लैन लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ईथरनेट नॉर्मली हमारे पास आम तौर पर रन कर रहा होता है। हमने अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में, अगर आप आईएसपी रन कर रहे हैं तो आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कैट 5, कैट 6 जो यूटीपी केबल है
वो आपने ले की होती है। जो आपने नॉर्मली आप एरियल भी करते हैं तो नॉर्मली इसे एरियल ही किया जाता है, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल तक आप इसे हैंग करते हैं, फिर बॉक्सेस यूज़ करके उसमें स्विचेस लगाकर वो नॉर्मली अनमैनेज्ड होते हैं, जिन्हें आप हब भी कह सकते हैं, बल्कि वो हब ही होती हैं। उन्हें यूज़ करके आप अपनी जो नेटवर्किंग है उसे एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो कॉमनली हमारे पास फर्स्ट जो है वो ईथरनेट ही ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल कैट 5 कैट 6 हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। और सेकंड हमारे पास वायरलेस आ जाता है। वायरलेस में हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये हम कनेक्शन की स्टेट यूज़ कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो है वो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है। ये इसमें कुछ कैटेगरीज़ आ जाती हैं, जिसमें FTTH है, जिसे फ़ाइबर टू होम आप कह सकते हैं, फिर FTTB बन जाता है, जिस पे फाइबर टू बिल्डिंग है, और बहुत सी इसमें कैटेगरीज़ हैं। इसमें नॉर्मली आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं। फाइबर ऑप्टिक मैं आपको उसकी एक पिक्चर दिखाता चलूँ। फाइबर ऑप्टिक केबल इसमें कुछ टाइप्स भी हैं। कुछ इसमें आप कह सकते हैं कि इंडोर फाइबर ऑप्टिकल की कुछ फायर्स हैं, इंडोर की कुछ ये एग्जांपल है, ठीक है। और इंडोर में बेसिकली इसकी जो थिकनेस है वो टू ये आप देख सकते हैं, ये येलो कलर की जो है ये पिक्टल और ये पैच कोड, आप इसे नॉर्मली हम फाइबर का पिक्टल कहते हैं एक तरह से। तो ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये मल्टी मोड में होती है, ठीक है। और जो आउटसाइड हम ये इंडोर यूज़ के लिए है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है आउटसाइड के लिए जो आउटडोर है। आउटडोर में हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ब्लैक कलर की। और अगर मज़ीद मैं आपको दिखाना चाहूँ, आउटडोर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। और नॉर्मली हमें इस तरह की हमारे पास ये आउटडोर आ जाती है, ठीक है। इन दोनों साइड्स पे हम पिक्टल्स को स्प्लाइस करते हैं स्प्लाइसिंग मशीन के थ्रू, फ्यूजन स्प्लाइसर मशीन जिसे कहते हैं उसके थ्रू स्प्लाइस करते हैं हम, और हमारी ये पिक्टल्स यहाँ पर लग जाती हैं। फिर हम अपने फाइबर ऑप्टिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में मीडिया कन्वर्टर यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इस मीडिया कन्वर्टर को यूज़ करके हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी अपने मीडिया ऑप्टिकल फाइबर को, ये जो रेड कलर का आपको लाइन नज़र आ रहा है सेंटर में, एक मीडिया ये है और एक सेकंड मीडिया ये है। ये बेसिकली आपकी फाइबर ऑप्टिक की कनेक्टिविटी है, ठीक है। ये ईपोन या जीपोन पर नहीं है, ये सिंपल एक आपका एक्सेस नेटवर्क का स्विच है या कोर स्विच है। वहाँ से आपने RJ45 की एक वायर इस मीडिया में लगा दी, और सेकंड आपकी वो ऑप्टिकल की पोर्ट होगी, वहाँ पर आप एक पिक्टल लगाएंगे, और बी साइड पर जाकर आप, यानी ए साइड से एक वायर आपकी जाएगी फाइबर ऑप्टिक की, और बी साइड यानी कि आपकी दूसरी साइड पर जो मीडिया कन्वर्टर लगा होगा उसमें जाके आप इंसर्ट कर देंगे, तो आपका जो नेटवर्क है वो रनिंग में आ जाएगा। मीडिया की टाइप कुछ इस तरह से है, यानी इस मीडिया को आप यूज़ करके आप कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल फाइबर ऑप्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इस तरह से आप यूज़ करते हैं, ठीक है।
और इन डिटेल ये एक छोटी सी टिपोलॉजी पहले में मैंने दिखाई है, और ये सेकंड ये आपके सामने है। यानी कि एक आपका लैन वैन जो भी ये एक स्विच है, उससे आपने एक वायर निकाली और मीडिया कन्वर्टर में लगाई, और मीडिया कन्वर्टर में जो फाइबर ऑप्टिक की पोर्ट थी वहाँ से आपने एक वायर निकाल कर फाइबर ऑप्टिक की, आप वो दूसरी जो आपकी ब्रांच है वहाँ तक आपने जो फाइबर आपने ले की होगी वहाँ तक ले जाएंगे आपकी दूसरी ब्रांच में। वहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर लगाएंगे आप, वहाँ पर ये फाइबर ऑप्टिक लगेगी और ये दोनों आपकी साइड्स की ब्रांचेस की कनेक्टिविटी फाइबर ऑप्टिक के थ्रू हो जाएगी। ये सिंपल कनेक्टिविटी है, इसमें ईपोन या जीपोन की टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ये जस्ट ईथरनेट के अंदर रहते हुए आप इसे नेटवर्क को रन कर रहे होते हैं। और आगे आ जाता है हमारे पास DSL। DSL में नॉर्मली हमें हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वेल नोन सर्विस प्रोवाइडर में अगर नाम लूँ तो वो पहले PTCL है जो हमें ADSL प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये भी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपको वॉइस और इंटरनेट के सर्विसेज DSL के थ्रू प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। DSL आपको नॉर्मली T1 लाइन के थ्रू या T2 लाइन के थ्रू आपको डाटा की और वॉइस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ PON टेक्नोलॉजी। PON स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क is a fiber optical telecommunication technology for delivering broadband network access to end users। PON एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि क्लाइंट्स को फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू ब्रॉडबैंड के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जितना भी क्लाइंट से लेकर, यानी कि क्लाइंट से लेकर, अगर मिसाल के तौर पे हमारा ISP का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ ISP। ISP से हम फाइबर ऑप्टिक निकालते हैं, यहाँ पे OLT लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक स्प्लिटर होगा। स्प्लिटर भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ है। यहाँ पे इसकी मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लाइंट एंड पे आप एक डिवाइस प्लेस करते हैं क्लाइंट के लिए, उसे ONT कहते हैं, ठीक है। और PON बेसिकली आपका जो है वो आपका टोटली पैसिव नेटवर्क है, यानी कि इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। PON एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके जो यूज़र हैं, कस्टमर एंड पे जो आप डिवाइसेस लगाएंगे या जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ब्रॉडबैंड के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फाइबर ऑप्टिक के थ्रू ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही होती है। PON जो है इसके थ्रू आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। और ये ब्रॉडबैंड में जो स्पीड की लिमिटेशन है उसकी लिमिट को बढ़ाने के लिए, मतलब कि अगर जो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जिसमें बैंडविड्थ आप कम आपको यूज़ करने के लिए मिलती है, मिसाल के तौर पे VDSL में आप कम बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, तो क्लाइंट की नीड को देखते हुए कि अगर वो हायर बैंडविड्थ रिक्वायर कर रहा है तो फिर वो आप GPON या EPON में आ जाते हैं। फिर आप वहाँ पर अपने क्लाइंट्स को हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। PON कंपोनेंट्स में पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क में जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाता है हमारे पास OLT, फिर पैसिव ऑप्टिकल स्प्लिटर एंड ONU। OLT जो है वो बेसिकली यूज़र एंड की डिवाइस तो नहीं है, ये एक्सचेंज पे यूज़ हो रही होती है।
इन सिंपल वर्ड्स ये ISP के एज पे यूज़ होता है। ये एक्सेस नेटवर्क का एक तरह ऐसे मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवाइस है जहाँ से क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यानी ये OLT जो है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, ये ISP के एज पर यूज़ होता है और ISP साइड का इक्विपमेंट है। तो ये नॉर्मली आपके तमाम जितने भी आपके टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे वॉइस आ जाती है, CATV आ जाता है और डाटा आ जाता है, उन तीनों को कन्वर्ट करता है एक ही सिग्नल में। इन सिंपल वर्ड ये कह सकते हैं कि ईथरनेट के सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके क्लाइंट तक ये सर्विस को पहुंचाता है। फिर आगे पैसिव ऑप्टिकल स्प्लिटर हैं, ये FTTH का नेटवर्क कंपोनेंट है, ठीक है। और आगे ONU है। स्प्लिटर के बारे में मैं आपको भी डिटेल से बताऊंगा। स्प्लिटर बेसिकली है क्या? ONU ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट है जो कि यूज़र एंड की डिवाइस है। ONT एंड ONU दोनों ही यूज़र एंड की डिवाइस है और इनका जो डिफरेंस है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। PON नेटवर्क एग्जांपल, अब मैं आपको वो थोड़े डिटेल से बताता हूँ कि ऊपर मैं क्या डिस्कस कर रहा था। सबसे पहले मैंने आपको OLT के बारे में बताया। OLT बेसिकली ISP साइड पे यूज़ हो रही होती है, ठीक है। ये OLT है, ये हमारी ISP साइड पे यूज़ होता है, ना कि यूज़र साइड की डिवाइस है। ये बेसिकली ISP साइड की डिवाइस है और ISP के एज पे यूज़ होती है। इसमें हम कुछ सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं और कुछ प्रोफाइल्स होती हैं और सर्विसेज इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं कि हम अपनी OLT को बता देते हैं कि हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फिर वो जो सर्विसेज होती हैं ये आपके सिग्नल्स होते हैं, उन्हें ये लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इसका जो ODN है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो ये आउटसाइड का आपका क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट और OLT के दरमियान का जो नेटवर्क आ जाता है, ठीक है, ये आपका सिग्नल कैरी करता है, ठीक है। सिग्नल कैरी करके ये जो यूज़र एंड पे डिवाइस यूज़ हो रही थे, ONT या ONU, उसके थ्रू फिर ये क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हमारी OLT तमाम सर्विसेज को उनका जो सिग्नल है उन्हें लाइट में कन्वर्ट करके हमारे ऑप्टिकल स्प्लिटर के थ्रू या ऑप्टिकल नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट एंड पे जो भी हम डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें ONT या ONU यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम अपने क्लाइंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा हेड एंड हो जाता है जो कि ISP साइड का, ये आउटसाइड प्लांट है और ये कस्टमर प्रीमाइसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती हैं ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजीज़ हैं, टाइप्स हैं। ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजीज़ में सबसे पहले हमारे पास DSL है, फिर हमारे पास HFC है, पावर लाइन है और ईथरनेट की टेक्नोलॉजी आ जाती है। ईथरनेट के बाद जो एडवांस है वो उसमें हमारे पास ऑप्टिकल एक्सेस है, जिसमें PON ईथरनेट ऑप्टिकल एक्सेस आ जाती है, जिसमें EPON GPON दोनों यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। और वायरलेस के अंदर हमारे पास वायरलेस भी है जिसमें GPRS, H, 3G और सिंपली वाईफाई, फिर हमारे पास सेटेलाइट है, फिर 4GE, LTE और 5G यूज़ हो रही होती है। वाईफाई से एक सेटेलाइट डाटा ट्रांसमिशन है। फिर इन सब को हम ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की, जिसके थ्रू हम क्लाइंट्स को ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, LTE की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक तरह ये आगे मेरे पास है डेवलपमेंट ऑफ XDSL टेक्नोलॉजी। XDSL टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 1970s में 70s की दहाई में आप कह सकते हैं कि ISDN सबसे पहले हमारे पास आया, तो जिसकी स्पीड आप कह सकते हैं 120 से 199 किलोबिट्स पर सेकंड थी। जो स्पीड थी वो हमारे पास 120 से 199 किलोबिट पर सेकंड थी। तो जो कि अब के दौर से अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, ठीक है। यानी कि आपने अगर कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे लगा दी है तो 25 MB की फ़ाइल है तो वो 2 से 3 दिन उसने ले जाने डाउनलोडिंग के लिए।
तो फिर उसके बाद हमारे पास HDSL आया 80s की दहाई में, ठीक है। फिर हमारे पास ADSL आया, जिसमें हमारे पास स्पीड जो थी ना वो पहले से ही काफ़ी बढ़ गई थी। इसमें तकरीबन 1 से 2 MB तक आपको ADSL में स्पीड प्रोवाइड की जाती रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 90s में VDSL आया। VDSL की टेक्नोलॉजी ADSL से थोड़ी एडवांस थी, और VDSL में हमें नॉर्मली 5 MB से 8 MB, 8 MB से 20 MB तक हमें प्रोवाइड किया जाता रहा। फिर हमारे पास ADSL 2, जो हमारे पास VDSL से एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसमें हमारे 50 से 100 MB तक हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है। और फिर उसके बाद आप VDSL 2 ले लें। यानी ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वक्त के मुनासबत के एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ISDN, फिर HDSL, फिर ADSL, फिर VDSL, ADSL 2 एंड VDSL है। ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ADSL और VDSL में बेसिकली आपको 50 से 100 MB, 100 MB से अप टू 300 MBPS तक जो है वो आपको स्पीड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लेकिन इनमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो है रेंज की, जो कवरेज एरिया की कवरेज है वो इसमें आके वो थोड़ी सी कम होती है। वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं एरिया की जो कवरेज है DSL में, इसकी जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट फॉर डाउनस्ट्रीम है वो है 8 MBPS ADSL में और मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट फॉर अपस्ट्रीम के लिए वो है 640 किलोबिट पर सेकेंड, ठीक है। और इसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस है, ये उस टेबल में आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर तक ये ADSL सपोर्ट करता है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 5 किलोमीटर की है। फिर उसके बाद जो वायर है वो, इसमें आप वायर का पेयर जो है वो एक यूज़ करते हैं, जिसे नॉर्मली कॉपर की वायर कहते हैं, ठीक है। सपोर्टेड पोर्ट्स और नॉट, पोर्ट्स से मुराद ये टेलीफोन की सर्विसेज हैं और ये ADSL सपोर्ट करता है टेलीफोन को, इसमें पोर्ट्स मौजूद होती हैं। सेकंड हमारे पास ADSL 2 है, इसकी भी समरी एसिमेट्रिक है और मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट फॉर डाउनस्ट्रीम, ये इसमें हमारे पास 24 MB तक ट्रांसमिशन हमें मिल जाती है डाउनस्ट्रीम की, और अपस्ट्रीम हमें 1.5 MB तक मिल जाता है। और इसका जो मैक्सिमम कवरेज एरिया है वो है 6 किलोमीटर, इसमें भी कॉपर और टेलीफोन की सपोर्ट मिलती है। इसी तरह से VDSL भी है, लेकिन इसमें हमें डाउनस्ट्रीम 52 MB और अपस्ट्रीम 26 MB। इसकी जो कवरेज एरिया है 1.5 किलोमीटर, कॉपर यूज़ होता है और टेलीफोन को सपोर्ट करता है। VDSL 2 हमारे पास आ जाता है, जिसकी ट्रांसमिशन रेट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बराबर होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये 100 MB आपको डाउनलोडिंग दे रहा है तो 100 MB भी आपको अपलोडिंग प्रोवाइड करेगा और इसका डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर तक का, ठीक है। और ये भी कॉपर पे है और ये टेलीफोन को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद G-Fast है, जो अभी डिप्लॉयमेंट हो भी रही है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 1 गीगाबिट पर सेकंड है, लेकिन इसका जो कवरेज एरिया वो बहुत कम है, यानी कि 0.25। आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 800 मीटर या 890 मीटर के तकरीबन राउंड अबाउट बन जाता है ये एरिया। तो ये भी कॉपर पे है और ये टेलीफोन को भी सपोर्ट करता है। ये हमारे पास ADSL का एक इसका जो परफॉर्मेंस समरी है ये थी हमारे पास। अब अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। थ्योरी तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें इक्विपमेंट हमें क्या नीड होते हैं, ऊपर भी मैंने आपको बताया, और अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा दूँ मज़ीद डिटेल के अंदर। ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल के बारे में मैंने बताया कि ISP साइड का है ये इक्विपमेंट, यूज़र साइड पे ये यूज़ नहीं होता, ये यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। और ONT, जिसे आप ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल भी कहते हैं, ये आपको क्लाइंट साइड पे देखने को मिलती है नॉर्मली, ठीक है। यानी NOLT इज़ लोकेटेड एट द कस्टमर प्रीमाइसेस, जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह पे यूज़ होती है। और इट इज़ ए डिवाइस दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो डिवाइस है जो डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर के एज राउटर से
कम्युनिकेट कर रही होती है, ठीक है, टू गेट फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट कनेक्शन इन योर होम और ऑफिस, जो कि डायरेक्टली ISP के एज राउटर से कम्युनिकेट करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू आपके होम और ऑफिस में। ONT इज़ एन ITUT टर्म्स, इसका जो स्टैंडर्ड है वो ITUT है, और जनरली ONT इज़ ऑन कस्टमर प्रीमाइसेस, और ONT बेसिकली क्लाइंट एंड पर ही यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ONU है। An ONU An ONU is located outside the home. An ONU converts optical signal to electrical signals via fiber cable और कॉपर केबल, ठीक है। इनका जो फ़र्क है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो टर्म है, वो टर्म इसका IEEE का है। यानी फ़र्क सिर्फ यहाँ देख सकते हैं आपके, इनका जो स्टैंडर्ड है वो ONT का ITUT है और ONU का IEEE है। ये इसका टर्म्स का फ़र्क आपने भी देखा कि जस्ट ONT का टर्म ITUT और ONU का टर्म IEEE है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली अगर असल मानों में बताऊँ तो इन दोनों का काम सेम ही है, ठीक है, और फ़र्क सिर्फ इनका लोकेशन के हिसाब से आ जाता है। वो भी मैं अब आपको बताता हूँ मैं वो क्या चीज़ है। लोकेशन के हिसाब से वो कुछ इस तरह से आता है कि हमारा ये देखें आपके सामने एक GPON का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमने OLT प्लेस की, ये तीनों सर्विसेज हमने इसको प्रोवाइड की। इसने सिग्नल आगे पहुंचाया स्प्लिटर के थ्रू। स्प्लिटर हमारा ये लगा हुआ है एक साइड पे, या ये एरिया ले लें, इस स्प्लिटर्स की एक जो लेग है हमने इस स्प्लिटर को प्रोवाइड कर दी। तो इस स्प्लिटर के आगे जो 2 लेग्स हैं, इसके आगे हमने 2 ONUs लगा दी हैं। अब ये ONU कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी पोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। इन पोर्ट्स के थ्रू आप 3 तरह के सर्विसेज, 3 तरह के मीडियम प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विस नहीं, मीडियम से मुराद आप इसमें से फाइबर ऑप्टिक देख सकते हैं, आप कॉपर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ से UTP यानी कि Cat 5 की केबल, आप जिसे हम कह लें कि फाइबर ऑप्टिक और कॉपर की केबल, इन दोनों इनको यूज़ करके आप क्लाइंट एंड पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे आपको मैं मज़ीद इसका बताता हूँ। आगे ONT की एग्ज़ाम्पल है, वो भी मैं आपको बता दूँ। OLT ये तो आपको समझ आ गया होगा कि OLT और ये सेंटर में जो है स्प्लिटर वाला, ये ISP साइड का है, और ONT और ONU क्लाइंट साइड को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होती है। ONT क्लाइंट एंड पे हम प्लेस करते हैं ये वाली, जो कि क्लाइंट के घर में हम नॉर्मली रखते हैं, और ONU ऊपर वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि ONU जो होता है वो क्लाइंट के घर के बाहर नॉर्मली लगाया जाता है। जिस तरह से आप देखें कि कोई ISP वाला आपके घर के बाहर एक छोटा सा बॉक्स प्लेस करके जाता है, ठीक है। जिस तरह से PTCL के एक्सचेंज के जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं वो गली के यानी किसी कॉर्नर पे प्लेस होता है, वतीन का देख लें तो उसमें ये ONU लगे होते हैं, ठीक है। अब जो ONT है वो क्लाइंट के घर में हम लगाते हैं, तो उसके अंदर हम एक फाइबर ऑप्टिक केबल पुट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये ONT क्या करती है, जो हम सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, अगर वो वॉइस है, डाटा है या वीडियो है, वो हम तीनों सर्विसेज यानी ट्रिपल प्ले सर्विस आप कह लें, हम वो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं ONT के थ्रू। ONU का भी यही काम है, लेकिन उसका फ़र्क ये आ जाता है कि वो क्लाइंट के घर के बाहर प्लेस किया जाता है, ठीक है। आप क्लाइंट को भी आप दे सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उस ONU की टाइप कुछ मॉडेम की तरह होती है, यानी कि वो छोटा होगा, यानी कि ONT की तरह का होगा, फिर वो उसमें फ़र्क ही आ जाता है। लेकिन उसके थ्रू आप अगर आपके गली मोहल्ले या बाहर किसी सड़क पर कोई ऐसा प्लेस है बॉक्स, तो वो उसके थ्रू आप कॉपर के थ्रू सर्विसेज, फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू सर्विसेज, या RJ45 जिसे UTP केबल के थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फिर वो।
आगे हमारे पास व्हाट आर दी ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो क्या चीज़ है, वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली वो क्या चीज़ है, ओडीएन क्या चीज़ है। ये हमारी ओएलटी है, ठीक है, जो कि किसी भी कंपनी की हो सकती है, ये बहस नहीं है। ओएलटी आपके पास वीसोल की है, सिस्को की है, हवावे की है, सी डाटा की है, बीडी कॉम की है, सायरोटेक की है, और मल्टीपल वेंडर्स हैं, उनकी ओएलटी आप यूज़ कर सकते हैं। ओएलटी से क्लाइंट एंड तक, यानी ओएलटी और क्लाइंट के दरमियान, यानी कि इस एरिया में जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जितना भी आपकी वो केबलिंग होगी, वो सारी ऑप्टिकल होगी, ओडीएन कहलाएगी, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहलाएगा। ओडीएन स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। यानी ओएलटी और क्लाइंट के दरमियान जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओडीएन कहलाएगा, जिसे आप ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसमें आप स्प्लिटर्स, कपलर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको बताया कि ओएनटी हम क्लाइंट को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वाईफाई के थ्रू सर्विसेज, ईथरनेट के थ्रू सर्विसेज आपको मिल रही होती हैं। और ओएनयू आपकी बिल्डिंग्स के बाहर, आपके क्लाइंट्स के घरों के बाहर या स्ट्रीट्स पर, कॉर्नर पर ये प्लेस किए गए होते हैं, या किसी पोल पर लगा दिया जाता है जंक्शन बॉक्स की तरह। तो उसमें आप क्लाइंट्स को ईथरनेट के थ्रू, कॉपर के थ्रू और फाइबर ऑप्टिक के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है ओएनयू और ओएनटी में, लेकिन वर्क में ये दोनों सेम है। और इसका स्टैंडर्ड ओएनटी का IEEE है, सॉरी ऊपर मैं आपको बताता चलूँ अगर गलती ना करूँ तो, जी, ओएनटी का जो स्टैंडर्ड है वो ITUT है, और ओएनयू का स्टैंडर्ड IEEE है, ठीक है। ओएनयू IEEE स्टैंडर्ड्स है और ओएनटी ITUT का स्टैंडर्ड है इसका। अब हम स्प्लिटर्स को देख लेते हैं। सॉरी, स्प्लिटर्स से पहले ODF, अब वो हमें जो मेनली डिवाइस रिक्वायर होती है जीपॉन या अपने फाइबर ऑप्टिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, सबसे पहले हम अपनी कोर पर, जो इन सिंपल वर्ड्स आप कह लें कि जो एक स्विच है, जैसे कि कॉपर पे आप स्विच यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मल एक्सेस नेटवर्क के अंदर आप एक स्विच प्लेस करते हैं, इसी तरह से फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए भी आप एक ODF लगाते हैं, जिसको ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम कहते हैं। वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसमें आप अपनी कुछ इनपुट्स डाल रहे होते हैं। इनपुट्स हम आपकी बैक साइड से आप अपनी फाइबर ऑप्टिक केबल यहाँ पे इसमें इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पर जितनी आपकी येलो कलर की वायर आपको नज़र आ रही हैं, तो आप उस तमाम की तमाम वायर्स के साथ आपकी फाइबर ऑप्टिकल के जितने पेयर्स होंगे, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, प्लेन और रेड, जितने भी आपके पेयर्स होंगे वो आप उन्हें डायरेक्टली स्प्लाइस कर देंगे, यानी ज्वाइन कर देंगे। वो फिर यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इसकी बैक साइड से इनपुट करेंगे, और फ्रंट से जितनी भी आपको ब्लू साइड्स के कनेक्टर नज़र आ रहे हैं आपकी आउटपुट बन जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास आगे स्प्लिटर्स हैं। स्प्लिटर में हमारे पास पहली जो टाइप्स हैं, स्प्लिटर में कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास स्टील ट्यूब की है, ठीक है। स्टील ट्यूब का स्प्लिटर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये इसकी एक इनपुट होती है और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। अब स्प्लिटर वर्क किस तरह से करता है, स्प्लिटर का मेन पर्पस क्या है, मेन वर्क क्या है। स्प्लिटर काम इस तरह से करता है कि आपकी पॉन की जो पावर है उसे मल्टीपल आउटपुट्स में डिवाइड कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे पास ये वाला स्प्लिटर है, ठीक है। इसकी एक इनपुट है, यानी कि ये देखिए इसकी एक या दो इनपुट होंगी, ठीक है। अगर दो इनपुट होंगी वो एक रिडंडेंसी के तौर पे काम करेगी। अगर एक खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाती है तो दूसरी आपकी रिडंडेंट हो जाती है।
दूसरी आपकी सर्विस प्रोवाइड करेगी। सॉरी। और आगे जो मल्टीपल आउटपुट्स हैं वो आपकी सर्विसेज आउटपुट करेंगी, यानी आप इस एरिया में अपने क्लाइंट्स को ONTs लगाकर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इस साइड से आप, ये आपका OLT साइड का एरिया है, यानी जो एक कनेक्टर या दो कनेक्टर होंगे वो आपकी OLT साइड पे लगेंगे, यानी कि जो आपका ISP साइड का एरिया है ये उस साइड को जॉइंट हो जाएंगे, और ये जो आपकी मल्टीपल आउटपुट्स हैं ये आपकी क्लाइंट साइड पे यूज़ होंगे। और ये वाली टाइप स्टील ट्यूब, इसे हम नॉर्मली स्टील ट्यूब फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर कहते हैं। और फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर में इनकी जो स्प्लिटिंग आ जाती है वो 1/2, 1/4, 1/8, 1/12 एंड सो ऑन 128 तक चलती हैं। ठीक है, यानी ये जो मल्टीपल आउटपुट्स हैं आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये कुछ इस तरह से भी होती है, यानी कि 8 में भी 8 में भी है, और अगर इधर कुछ ज़्यादा अवेलेबल हो तो वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। जी ये देखिए, इसकी सिंगल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली नेक्स्ट कैटेगरी है वो स्प्लिटर की, वो हमारे पास LGX स्प्लिटर की है। इसे नॉर्मली कैसेट स्प्लिटर भी कहते हैं, और ये हम इसके थ्रू भी वर्क सेम है लेकिन इसकी थोड़ी शेप डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक तरह बॉक्स के अंदर लगा होता है। इसके अंदर भी सेम, यानी कि यही ट्यूब, ये स्टील ट्यूब ही एक तरह से इंक्लोजर कह लें, इसके अंदर से इसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और फंक्शन इसका सेम ही है। यानी ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर की जो है वो इनपुट है, सॉरी, और जो ये आपके सामने ब्लू है ये सारी आउटपुट बन जाती हैं। इसकी कुछ ये टाइप भी है और ये आपको कुछ इस टाइप में भी मिल जाता है, यानी कि अगर देखा जाए तो आपको ये LGX स्प्लिटर इस बॉक्स में भी आपको मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है स्प्लिटर की वो हमारे पास है ABS स्प्लिटर। ABS कुछ इस तरह से है, लेकिन इसकी जो वायर की थिकनेस है वो आपके सामने येलो कलर की दिखाई दे रही है। ये थोड़ी सी बनिस्बत स्टील ट्यूब के थोड़ी सी थिकनेस इसकी ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी भी वर्किंग सेम है, लेकिन इसका जो वायर की थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इसकी भी मल्टीपल आउटपुट हैं और एक या दो इनपुट होती हैं। अगर दो हैं वो रिडंडेंसी के लिए, और अगर एक है तो वो एक नॉर्मली आपकी इनपुट बन जाएगी। और ये नॉर्मली इसका जो वर्क है वो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी आपकी पॉन की जो पावर है उसे मल्टीपल आउटपुट्स में डिवाइड कर देता है। इसके बाद हमारे पास मैं आपको बता दूं जंक्शन बॉक्स है। जंक्शन बॉक्स के अंदर नॉर्मली हम ये स्टील ट्यूब जो स्प्लिटर है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और जंक्शन बॉक्स नॉर्मली आपके जो पोल्स होते हैं गली में, स्ट्रीट्स में, उस पे ये लगाया जाता है, या आप एक्सचेंज के बॉक्सेस हैं उसमें ये लगाया जाता है। इसके अंदर स्प्लिटर्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये वाटरप्रूफ होते हैं। इसके अंदर स्प्लिटर लगाए जाते हैं और वर्किंग इसकी सेम ही है। जस्ट ये बॉक्स के अंदर आप एक तरह के स्प्लिटर की सेफ्टी के लिए ये बॉक्स यूज़ होता है, जिसे जंक्शन बॉक्स कहते हैं। इसकी ये दो जो आपको ये होल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस एरिया में, यहाँ पे आपकी फाइबर ऑप्टिक जो सर्विस जो आपकी ISP साइड से केबल आ रही होती है वो यहाँ पे इंसर्ट होती है, और यहाँ पर आप इन आउटपुट्स ये जो हैं स्प्लिटर की फाइबर ऑप्टिक केबल इसके साथ इसे ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप आउटपुट ले रहे होते हैं। ये जंक्शन बॉक्स है आपका, इसमें ये जो है ये स्प्लिटर रखा गया। ये हमारे पास जो लास्ट टाइप है ये स्प्लिटर की, ये है हमारे पास रैक माउंट स्प्लिटर। ये रैक माउंट स्प्लिटर कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर हमारे पास एक स्प्लिटर लगा दिया जाता है, और उसकी सारी आउटपुट्स हमें जिस तरह से आपको मैंने पहले ODF दिखाया,
ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम सेम लाइक उसी तरह का है, लेकिन वर्किंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है ODF से। वो ये डिफरेंट है जैसे कि ODF आपका एक तरह से फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, और स्प्लिटर का वर्क ये है कि आपकी सिंगल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स में डिवाइड कर देता है। OLT की PON की ये वाला आपका रैक माउंट है, इसे आप रैक में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इसकी एक और टाइप इस तरह की है और वर्किंग इसकी सेम है। अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारा जो मेन जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है जीपोन की VSOL की बेसिकली OLT पर है, जिसमें EPON GPON दोनों डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपको मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। इसका जो OLT है हमारे पास, पॉन साइड पे आप देख सकते हैं जो OLT है VSOL की, उसका जो कुछ फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो ये है। पॉन हमारे पास इस OLT में 4 पोर्ट्स भी हैं, 8 पोर्ट्स भी हैं और 16 पोर्ट्स की भी OLT की पोर्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। और अगर डिफरेंट वेंडर हो उसकी अलहदा से यानी कि आपको मिल जाएंगी उनके पॉन पोर्ट्स की क्वांटिटी। उसके अंदर उसकी भी इसी तरह से ही होती है, यानी 4 पॉन की, 8 पॉन की या 16 या 32 की, जितनी भी आपको डिमांड है आप वो ले सकते हैं। तो इसकी जो आगे अपलिंक पोर्ट्स हैं वो आपको SFPs में भी मिलेंगी, जिसमें आपको नॉर्मल 1G में और 10G में आपको अपलिंक्स की फैसिलिटी जो है वो SFP में मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास RJ45 में रहते हुए कुछ अपलिंक्स हैं। ठीक है, आप इनको भी यूज़ करके अपलिंक का काम ले सकते हैं। ये हमारे पास RJ45 की हैं, यानी कि अगर आपके पास SFP अवेलेबल नहीं है तो RJ45 के थ्रू आप इसका काम ले सकते हैं। फिर हमारे पास 2 पोर्ट्स ये बच जाती हैं, जिसमें पहली पोर्ट हमारी कंसोल की है और दूसरी हमारे पास ऑग्स की आ जाती है। ऑग्स और कंसोल बेसिकली ये मैनेजमेंट की पोर्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेटस LED हैं। ग्रीन वाला पॉन एरिया को रिप्रेजेंट करता है और येलो वाला अपलिंक को ज़ाहिर करता है। जो पॉन पोर्ट या जो अपलिंक पोर्ट अप होगी उसका कलर यहाँ पर यानी कि विजिबल हो जाएगा, वो लाइट इधर से ब्लिंक करना शुरू कर देगी। उसके बाद हमारे पास एक रीसेट का बटन है। अगर आप OLT को रीसेट करना चाहें तो आप इस बटन को प्रेस करके अपनी OLT को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रीसेट कर सकते हैं। और इसकी बैक साइड पे अगर देखें तो आपको इसका लॉक स्क्रू है डुअल पावर सप्लाई का। अगर एक पावर सप्लाई आपकी फ़ेल होती है तो रिडंडेंट आपके पास दूसरी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो फिर हमारे पास अर्थ का एक मैकेनिज़्म है, इसके थ्रू हम अपनी OLT को अर्थ कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक अगर उसका रिस्क होता है तो वो अर्थ करने से वो कम हो जाता है। और ये अच्छी बात भी, आप अपने इक्विपमेंट को अर्थ करें ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा ना रहे। सेकंड, इसके कुछ फ़ैन्स हैं OLT के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो ये इसका कुछ फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है। अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ। मैं मेरे पास अभी जो OLT एक्सेसिबल है वो है EPON की। मेरे पास ये सिंपल एक आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस, मैंने लॉगिन किया है। ये VSOL की 4 पोर्ट की यानी 4 पॉन वाली OLT है। ये जो
पॉन साइड आती है ना, बेसिकली इसे सर्विस साइड कहते हैं, यानी सर्विस बोर्ड का आप कह सकते हैं, ठीक है। और आपके जो ये पोर्ट्स बच जाएंगी आपकी, ये वाली, ये 4, ये आपकी अपलिंक्स हो जाएंगे। ये 2 जो मेरे पास अभी ऑफ पड़े हुए हैं, ये है SFP की पोर्ट्स, यानी फाइबर ऑप्टिक की पोर्ट्स हैं वो। गीगाबिट 1 और गीगाबिट 2 ये फाइबर ऑप्टिक की पोर्ट हैं, और गीगाबिट 3 एंड गीगाबिट 4 ये RJ45 की हैं। लेकिन ये इन दोनों का जो डाटा है वो 1 GB को सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी 10/100 नहीं है ये 1 Gbps की स्पीड पर ये वर्क करती हैं ये चारों पोर्ट्स, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये दोनों SFP हैं और ये वाली ईथरनेट की हैं, बस ये डिफरेंस है। उसके बाद इसका जो सिस्टम नेम है वो हमने राउटर रखा हुआ है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। लैब पर्पसेस के लिए मैं इसे राउटर रख दिया। हार्डवेयर वर्जन है कम्पैक्ट 4 ईपोन OLT प्लेटफॉर्म, ये ईपोन की OLT है, और इसका सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, मैक एड्रेस है इस OLT का, और मॉडल टाइप इसका ईपोन OLT है, और इसकी जो सॉफ्टवेयर क्रिएटेड डेटा है वो आपके सामने है। फिर सिस्टम बेसिक इन्फॉर्मेशन में इसका सिस्टम टाइम है, CPU की यूजेज है, ONUs का जो लाइसेंस है उसका स्टेट है, रनिंग टाइम, मेमोरी यूजेज, ये आपके सामने है। और इसके बाद अगर स्टेटस पे आप क्लिक करें तो मेन आपको ये होम पेज पे ले आता है। ONU लिस्ट, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो जितने ONUs आपके लगे होंगे आपके एरिया में, जिस पोन पर लगे होंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो पोन 1 का दिखाता है, चूँकि वो पोर्ट 1 है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन पेज पे दोबारा वापस आऊँ तो जो पोन आपकी एक्टिव होगी उस पर ये ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा या ग्रीन कलर की लाइट आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी पोर्ट एक्टिव है, और जो आपकी एक्टिव नहीं होगी उस पर क्रॉस आ जाएगा। जिस तरह से ये क्रॉस आया हुआ है, इस पर क्रॉस है, और इन दोनों पोन 3 और पोन 4 पे भी क्रॉस है। इट मीन्स ये एक्टिव नहीं है, और जो ग्रीन कलर की हैं ये एक्टिवेटेड है। और ये RJ45 पे भी आप देख सकते हैं, इसकी ये क्रॉस जो है वो नहीं है इसके ऊपर, इट मीन्स ये एक्टिव है। अब ONU लिस्ट की हम बात कर रहे थे। ONU लिस्ट में हमारे पास जो ONUs हैं जो ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, ठीक है, वो हमारे पास शो करेंगे। उनका पहला जो है वो ONU ID है, ठीक है, जिस पोर्ट पर लगे हैं वो आगे पोर्ट शो करेगा, और उसका स्टेटस ऑनलाइन, आप देख स्टेटस में उसका स्टेटस होगा, अगर वो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है, अदरवाइज़ वो ऑफलाइन शो करेगा। फिर उसका मैक एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन अगर आपने सेट की होगी तो वो डिस्क्रिप्शन आपको बताएगा। और आगे कुछ टाइप्स हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स में आपको वो बता रहा होगा कि ये इसकी कुछ पोर्ट्स हैं, जिसमें ईथरनेट की पोर्ट्स हैं, वाईफाई है, टेलीफोन की पोर्ट्स हैं, एंड सो ऑन। इसका वो आगे कुछ स्टेट्स हैं, आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्शंस के अंदर, इसके अंदर आप ONU की डिटेल देख सकते हैं। मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो इसकी कॉन्फ़िग डिटेल या मैक इन्फो या प्रोफाइल को आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉन्फ़िग के अंदर आऊँ तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा ईपोन की, जो भी उसका वो मॉडल है, आपने ONU कौन सा यूज़ किया हुआ है, हार्डवेयर ID, फर्मवेयर ID, और उसका टेम्परेचर, उसका जो सिग्नल है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ONU स्टेटस में आ जाएं, ठीक है, वो आपको ONU स्टेटस में आपको दिखा रहा होता है कि भाईजान ये वाला ONU ऑनलाइन है, इसका मैक एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन अगर आपने सेट रखी हुई है तो शो होगी,
उसका डिस्टेंस बताएगा। लेकिन ये वाला डिस्टेंस आप ये नहीं कह सकते ये कि एक्यूरेट है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ठीक है। फिर उसकी लास्ट रजिस्टर टाइम ये शो करेगा कि वो रजिस्टर कब हुआ, और लास्ट डी रजिस्टर टाइम, लास्ट टाइम लॉग आउट कब हुआ, और उसका रीज़न क्या था, क्यों बंद हुआ, लाइफ टाइम, अप टाइम क्या है। यहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल आप देख सकते हैं। लिस्ट में मैं दोबारा चलता हूँ। तो अगर आपने किसी और फ़ोन को चेक करना है तो फ़ोन सेलेक्ट करें, आपके सामने उस फ़ोन के जो ONUs ONTs हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये ओवर अगर आप देखें तो ऑनलाइन 12 ONU और टोटल ONU है वो आपको 14 दिखा रहा है। जो टोटल है आपकी वो कह रहा है कि 14 है, और जो ऑनलाइन है वो 12 है। स्टेटस में ऑनलाइन ऑफलाइन भी शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे इसकी जो है मालूमात मिल रही होंगी। मैं एक इसके अगर सिस्टम इंफॉर्मेशन में अगर जाऊँ तो इसके लॉग्स में जो सिस्टम के लॉग्स हैं इधर आपको भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि आपका जो यूज़र है एडमिन वो लॉगिन हुआ वाया वेब, ठीक है। ONU किस पोर्ट पर किस वक्त रजिस्टर हुआ, लॉस हुआ, उसका रीज़न आपको बताएगा। इन लॉग्स में आप वो तमाम के तमाम जो लॉग्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए ONU ऑथ सक्सेसफुल, इस फ़ोन पर ONU की ID और उसका मैक एड्रेस, यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। OLT कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कुछ VLANs हैं, फिर VLAN पोर्ट है, VLAN को हमने कौन कौन सी पोर्ट दी हुई है, टैग की है या अनटैग है। इसमें ट्रांसलेशन करवा सकते हैं आप। अपलिंक पोर्ट्स हैं, जो आपकी पोर्ट्स हैं स्टेटस उसका अगर डाउन होगा वो डाउन शो करेगा, अगर कोई पोर्ट अप है तो वो उसके स्टेटिस्टिक आपको यहाँ पे शो करवाएगा, उसकी स्पीड बताएगा, और उसके RX और TX की बाइट्स पैकेट्स उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। अगर क्लियर करना चाह रहे हैं, अगर क्लियर करेंगे तो ये सारे टेबल वो क्लियर कर देगा और ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है अपलिंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, पॉन की नहीं अपलिंकिंग। अगर पॉन में आ जाए तो पॉन की जस्ट आपको इसमें ये स्टेटिस्टिक यहाँ पे बताएगा। पॉन 1 जो एक्टिव है उसका टेम्परेचर 37.95 है, पॉन 2 का 36.68 है, और इसके जो वोल्टेज हैं वो 3.25 है, और बेसिक करंट इसका 11.39 है। ट्रांसमिट पावर 6.91 है। ये ट्रांसमिट पावर बेसिकली आपका मेन OLT का सिग्नल होता है, यानी ये वाला जो है 6.91 और 6.88 ये आपका पॉन की पावर कह लें, पॉन का सिग्नल कह लें, आपको OLT आपको प्रोवाइड कर रही होती है। इस सिग्नल को आप स्प्लिटर्स के थ्रू स्प्लिट करके, यानी कि सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको स्प्लिटिंग में बताया। फिर आगे हमारे पास इसका पॉन का जो है स्टेट है, लिंक स्टेट इसकी अप है, ये आप देख सकते हैं, और इसकी स्पीड है, RX TX के बाइट्स पैकेट्स, ये आप तमाम स्टेटिस्टिक यहाँ से जान सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं है, जस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन है, या जो आप अगर इसमें चेंजेस करना चाहें, लेकिन ये चेंजेस एडवांस लेवल पर हैं। अदरवाइज़ ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप करना चाहें, अगर आइसोलेट करना चाहें कुछ तो वो आप कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपलिंक पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन में चलें तो उसमें आपको कुछ इस तरह से आपको ये मिलेंगी। आप अपलिंक पोर्ट्स को एज ए स्विच अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।
यहाँ पर आप ACL डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने ओन यूज़ के लिए, ठीक है। और पहले आप मैक फ़िल्टरिंग का टेबल डिफ़ाइन करेंगे, फिर आप इधर आप उसकी ACL डिफ़ाइन करेंगे। ओन यू कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो ओन यू की कुछ लिस्ट है, ये मैं पहले इधर आपको आगे बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको वो तमाम के तमाम ONUs जो आपके ऑनलाइन होंगे वो आपको इधर शो करेंगे, अगर कोई ऑफ़लाइन है तो वो भी आपको इधर शो करेगा, ठीक है। मैक इन्फो में अगर आ जाएं आप, तो मैक इन्फो में आपको ONU का वो सारा बता रहा होगा कि VLAN किस पे ये रजिस्टर्ड हैं। ऑथेंटिकेशन, अपग्रेड, प्रोफाइल में अगर आ जाएं आप, यहाँ पर आप अपने ONUs की प्रोफाइल डिफ़ाइन करते हैं, डायनामिक बैंडविड्थ एलोकेशन, जिसे आप DBA प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। और DBA प्रोफाइल बनाने के बाद आप इधर आके DBA प्रोफाइल को यहाँ से चूज़ करके उसे बैंडविड्थ एलोकेट करते हैं, ठीक है। फिर सर्विस प्रोफाइल आप बनाते हैं। नॉर्मली ईपोन के अंदर तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सम केसेस में आपको ये ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ इसके करने की ज़रूरत नहीं है ईपोन में। चूँकि ईथरनेट का फ्रेम है तो आप इसमें VLANs की मदद से ही आप अपनी सर्विस को रन कर सकते हैं। आगे वॉइस की प्रोफाइल आ जाती है, फिर अलार्म्स प्रोफाइल हैं। ये अलार्म्स आपकी डिवाइसेस को मॉनिटर कर रही होती हैं, अगर उसमें कुछ मसला हो वो आपको ये अलार्म करेगा, वार्निंग देगा, ठीक है। वार्निंग मैसेज एक अलर्ट करता है, वो एक अलर्ट जनरेट करता है, ठीक है। अगर आप NMS यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक अलर्ट जनरेट करेगा ये। बाइंड में आ जाए, बाइंड प्रोफाइल, यहाँ पे PON 1 पे आपको, यहाँ पे PON है, पोर्ट आईडी आपको अगर ड्रॉप डाउन करे तो यहाँ पे PON पोर्ट शो करेगा, जितनी PON पोर्ट्स होगी वो यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ पे बाइंड में इस कॉन्फ़िग में अगर आएँ तो आप यहाँ पे DBA प्रोफाइल सेलेक्ट करें, सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करें, और जो वॉइस की है और जो अलार्म प्रोफाइल है उसे सेलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सम केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हमें ईपोन के अंदर रहते हुए प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप VLANs को बनाकर मैनेज कर रहे होते हैं नॉर्मली, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ईजीली सिक्योरली रन हो रहा होता है। सिस्टम लॉग्स हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। और अगर सिसलॉग सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है किसी दूसरी जगह पर, आप अगर रिमोटली अगर इसके सिस्टम लॉग्स लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से इनेबल करके इसका IP एड्रेस यहाँ पे पुट करके आप ले रहे होते हैं, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट में आ जाए। डिवाइस मैनेजमेंट में आपके पास फर्मवेयर अपग्रेड है, डिवाइस को रीबूट कर सकते हैं, और कॉन्फ़िग फ़ाइल यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं एंड रिस्टोर कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट में अगर आ जाएँ आप, तो यहाँ पे आपके पास एक एडमिन का फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है जो कि रूट यूज़र है, ठीक है। इसे आप जस्ट मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। और अगर आपने नया एडमिन या कोई यूज़र ऐड करना है तो उसे यहाँ पे उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद आप उसे रोल अलाउ करेंगे, एडमिन है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल ही रहने देंगे और उसे ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ अगर आपको रिक्वायर नहीं है तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं, या इसे गलती से अगर ऐड हो चुका है तो उसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है तो ये आपने याद रखना है कि अगर आप स्टेटस ONU लिस्ट के साथ देखें तो ये सेव का बटन है। आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उसके बाद आपने अपना टास्क ख़त्म करने के बाद इसे सेव लाजमी करना है, ठीक है। अदरवाइज़ OLT रीबूट करने पर आपका वो जो जितना पुराना डाटा होगा वो सारा का सारा फ्लैश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया SNMP है। अगर आप कोई SNMP के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो आप इधर आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली NMS के लिए यूज़ करते हैं, या आप अगर कैक्टाई है या कोई ऐसा मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसे कनेक्ट करवाने के लिए, इसे मॉनिटर करने के लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। IP मैनेजमेंट में
आपके पास जो ऑक्स की पोर्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, आईपी मैनेजमेंट में आपके पास ऑक्स की पोर्ट है, ठीक है। इसका आईपी होगा, ऑक्स का आईपी होगा, ठीक है। ऑक्स का IPv6 का आईपी होगा, या आपने जो मैनेजमेंट की वीलैन बनाई है, जैसे कि मैंने कि 950 बनाई हुई है, उसे मैंने आईपी ये प्रोवाइड किया हुआ है। इस आईपी से मैंने यहाँ पर अपनी OLT को एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। और उसका सबनेट मास्क आपके सामने है। तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट वीलन बनाकर 950 सेलेक्ट करें, ठीक है, उसको आईपी दें और यहाँ पे सबमिट कर दें। मैं सबमिट नहीं करूँगा, अगर मैंने 950 सेलेक्ट किया तो आपको वो उसका स्टेट दिखा रहा है, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इसको आपने सबमिट कर देना है। अगर IPv6 यूज़ कर रहे हैं तो आप इधर आप IPv6 की वीलन ऐड करके IPv6 प्रोवाइड करके उसका IP एड्रेस सबमिट कर सकते हैं। अगर आप DNS सर्वर यूज़ करना चाह रहे हैं IP, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सिस्टम टाइम है, सिस्टम टाइम का आपने ख्याल रखना है, इसको आपने अप टू डेट रखना है। सिस्टम का फ़ैन, इसको आपने ऑटो पे रहने देना है, ठीक है। नॉर्मली जो फ़ैन टेम्परेचर है वो 40 तक होता है, वो आपने नॉर्मल है, इसे आपने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ आप ऐसे ही रहने दें, नो इशू इसका। मिरर एंड लॉगिन मैनेजमेंट, इसमें आप मल्टीपल पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ACLs लगा सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज किस किस को किस किस IP पर अलाउ करनी है आपने, टेलनेट वेब या SNMP पिंग क्या क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है, आप इधर डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, ईपोन जीपोन का डिफरेंस, ईपोन जीपोन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपका, ईपोन जीपोन से हटकर क्या टेक्नोलॉजीज़ और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका क्या मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, वो सारा मैंने आपको इसमें बताया। तो ये हमारा VSOL की OLT का और यह जीपोन ईपोन का इंट्रोडक्शन था, वो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद प्रैक्टिकल बताया जाएगा, VSOL की OLT का फ़र्स्ट टाइम सेटअप क्या है और इसे हम किस तरह से एक्सेस करते हैं वाया CLI, और ग्राफिकली मैंने इसमें बताया। इसको मोर डिटेल में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।